जरा सोचिए, एक ऐसा हथियार जो दिखता नहीं, जिसकी कोई आवाज नहीं, लेकिन उसमें पूरी की पूरी सभ्यता को मिटा देने की ताकत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जैविक हथियारों की। और ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि एक खतरनाक हकीकत है। तो चलिए आज पड़ताल करते हैं उस ग्लोबल ट्रीटी की जिसे इन्हें रोकने के लिए बनाया गया था। और ये भी जानेंगे कि आज ये संधि इतने नाजुक मोड़ पर क्यों आ खड़ी हुई है। इस संधि की शुरुआत ही इन बहुत शक्तिशाली शब्दों से होती है। मानवता की अंतरात्मा के लिए घृणित। देखिए, ये सिर्फ कोई कानूनी भाषा नहीं है, ये अपने आप में एक चेतावनी है। ये हमें याद दिलाता है कि ये मुद्दा सिर्फ पॉलिटिक्स या मिलिट्री का नहीं, बल्कि हमारी इंसानियत के, हमारे वजूद के बुनियादी सिद्धांतों का है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, भाई एक ऐसे हथियार पर पाबंदी कैसे लगाई जाए जो अदृश्य है, जो जीवित है और जो अपनी नकल खुद बना सकता है। सच कहूं तो यही वो सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल चुनौती है जिसका सामना जैविक हथियार कन्वेंशन यानी BWC कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये अदृश्य हथियार, ये इनविजिबल वेपन आखिर है क्या, और ये इतना खतरनाक क्यों माना जाता है। अगर बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में कहें तो इसका मतलब है बीमारी को ही एक हथियार बना देना। लेकिन इसकी असली ताकत इसके न दिखने और अपने आप फैलने की क्षमता में छिपी है। जरा सोचिए, एक छोटा सा वायरस या बैक्टीरिया जिसे हम देख तक नहीं सकते, वो पूरे के पूरे शहर या देश को घुटनों पर ला सकता है। और इसका असर सिर्फ इंसानी जान तक ही नहीं रुकता, ये समाज में एक भयानक दहशत फैला सकता है, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकता है। और जैसा कि हमने हाल की महामारियों में देखा है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। मतलब ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये सामाजिक और आर्थिक विनाश का एक पूरा पैकेज है। अच्छा, तो इस विनाशकारी खतरे से निपटने के लिए पूरी दुनिया एक साथ आई और एक ऐतिहासिक वादा किया, और यहीं से जैविक हथियार कन्वेंशन की कहानी शुरू होती है। देखिए, ये पाबंदी कोई रातों रात नहीं लग गई। इसकी जड़ें जाती हैं 1925 के जिनेवा प्रोटोकॉल तक, जिसने सिर्फ इनके इस्तेमाल पर रोक लगाई थी, इन्हें बनाने या रखने पर नहीं। असली गेम चेंजर था 1969 जब अमेरिका ने एक तरफा अपना प्रोग्राम बंद कर दिया, और इसी एक बड़े कदम ने 1975 में BWC के लिए रास्ता साफ कर दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक कामयाबी थी। सोचिए, पहली बार दुनिया ने न सिर्फ इन हथियारों के इस्तेमाल पर, बल्कि इनके विकास, प्रोडक्शन और इन्हें जमा करने पर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया। मतलब मकसद सिर्फ पत्तों को काटना नहीं था, बल्कि इस खतरे की जड़ को ही खत्म करना था। और आज की तारीख में दुनिया के 187 देश इस संधि का हिस्सा हैं। ये नंबर दिखाता है कि जैविक हथियारों के खिलाफ एक ग्लोबल नॉर्म है, एक वैश्विक नियम है जिसे लगभग पूरी दुनिया मानती है। और ये एकता अपने आप में एक बहुत पावरफुल मैसेज है। लेकिन इस शानदार ग्लोबल सहमति के बावजूद इस संधि के दिल में, इसके कोर में एक बहुत बड़ी, एक घातक खामी है, एक ऐसी कमजोरी जो इसकी पूरी बुनियाद को हिला सकती है। स्रोत सामग्री का ये कोट BWC की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सिर्फ एक लाइन में बता देता है: असीमित अवधि और सीमित साधनों की एक संधि। इसका मतलब यह है कि वादा तो हमेशा के लिए कर लिया, लेकिन उस वादे को निभाने के लिए जो जरूरी ताकत और साधन चाहिए वो है ही नहीं। अच्छा, इसको समझने का सबसे आसान तरीका पता क्या है? इसकी तुलना करते हैं केमिकल वेपन्स कन्वेंशन से। देखिए, केमिकल हथियारों के लिए एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्पेक्टर्स हैं जो जाके जांच कर सकते हैं। लेकिन BWC के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कोई ये चेक ही नहीं कर सकता कि कोई देश गुपचुप तरीके से बायोलॉजिकल वेपन बना रहा है या नहीं। तो निचोड़ क्या निकला? बिना जांच के ये संधि पूरी तरह से सिर्फ भरोसे पर टिकी है। और जब बात इंटरनेशनल सिक्योरिटी की हो तो सिर्फ भरोसा कभी काफी नहीं होता। ये एक ऐसा रिस्क है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और अगर ये खामी काफी नहीं थी तो आज का आधुनिक विज्ञान इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना रहा है। आज बायोलॉजी एक दोधारी तलवार बन चुकी है। और यहीं पे आती है ड्यूअल यूज यानी दोहरे उपयोग की पहेली। इसका मतलब ये है कि वही टेक्नोलॉजी जो कैंसर का इलाज ढूंढ सकती है, उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक बेहद खतरनाक जैविक हथियार बनाने के लिए भी हो सकता है। अच्छाई और बुराई के बीच की लाइन इतनी धुंधली पहले कभी नहीं थी। क्रिस्पर जैसी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में सोचिए, या सिंथेटिक बायोलॉजी के बारे में जो बिल्कुल नए जीव बना सकती हैं, या फिर AI के बारे में जो बायोलॉजिकल सिस्टम डिजाइन कर सकता है।
इन सब में हमारी जिंदगी बचाने की जबरदस्त क्षमता है, लेकिन यही टेक्नोलॉजी शांतिपूर्ण रिसर्च और हथियारों के विकास के बीच की दीवार को भी गिरा रही है। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। आप देखिए, एक तरफ जेनेटिक बीमारियों का इलाज करने का वादा है, तो दूसरी तरफ एक टारगेटेड वायरस बनाने का खतरा। एक तरफ नई वैक्सीन है, तो दूसरी तरफ एंटीबायोटिक को बेअसर करने की क्षमता। एक ही ज्ञान, लेकिन दो बिल्कुल अलग रास्ते। तो अब सवाल यह है, 21वीं सदी के इन नए खतरों के सामने इस संधि को मजबूत कैसे किया जाए? क्या हम वाकई में एक मजबूत ढाल बना सकते हैं? आज की हकीकत यह है कि BWC एक परफेक्ट स्टॉर्म, एक बड़े तूफान का सामना कर रहा है। एक तरफ से नई टेक्नोलॉजी का दबाव है और दूसरी तरफ देशों के बीच आपसी विश्वास लगातार घट रहा है। ये सच में समय के खिलाफ एक दौड़ है जिसमें दांव पर बहुत कुछ लगा है। लेकिन उम्मीद की एक किरण भी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी इस खतरे को पहचान रही है। 2022 में एक बहुत जरूरी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके बाद एक स्पेशल वर्किंग ग्रुप बनाया गया है। इसका एक ही काम है, 2026 तक BWC को मजबूत करने के लिए ठोस और प्रैक्टिकल उपाय खोजना। इन सारी कोशिशों का आखिर में लक्ष्य बस एक ही है, इस 50 साल पुरानी संधि को सिर्फ कागज पर एक घोषणा से बदलकर एक ऐसा लचीला और ताकतवर टूल बनाना जो आज के मॉडर्न बायोलॉजिकल खतरों का सच में सामना कर सके। तो आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। आज की दुनिया में जहां एक तरफ महामारियां हैं, तो दूसरी तरफ गैराज में बायोलैब बन रहे हैं, जहां टेक्नोलॉजी हर दिन बदल रही है। ऐसे में क्या 50 साल पुराना एक वादा हमारी सुरक्षा के लिए काफी है, या फिर हमें इससे कहीं ज्यादा कुछ और ठोस चीज की जरूरत है? इसका जो भी जवाब होगा वो हम सबके आने वाले कल को तय करेगा।